नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का जीएस पेपर 1 मॉडल पेपर 1। और जो डिस्कस होंगे आज क्वेश्चन आपके वो होंगे आपके 41 से लेकर 60 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो ये पासेस लिखे हुए हैं और जिन्हें दर्रा बोला जाता है हिंदी में, और स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड। तो पहला लिखा हुआ है जोजिला पास। अगर जोजिला पास की बात करूँ तो ये आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। तो पहला तो सीधे तौर पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला ऑप्शन तो बनेगा नहीं, सेकंड बनेगा नहीं। अब ये तो थर्ड हो सकता है या फोर्थ हो सकता है। जलापला आपका सिक्किम में, ये सही है। बारालाचा अगर पास की बात करें, ये वो पास है जो आपका लद्दाख को कनेक्ट करता है। लद्दाख को कनेक्ट करता है किससे? आपका हिमाचल प्रदेश से। तो यहाँ पर उत्तराखंड क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपका थर्ड भी गलत हो जाता है। तो आंसर जो बनेगा वो 2 और 4 सीधे तौर पे। और सिपकिला पास जो आपका हिमाचल प्रदेश में है। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिखा होता है हिमालयन रीजन कंटेन्स मैनी पासेस। पासेस जो होते हैं, जैसे अगर कोई मान लीजिए आपके पर्वत हैं, तो पर्वतों के बीच के जो रास्ते होते हैं, ये जो रास्ते होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जहाँ से क्या होता था, ट्रेड वगैरह किया जाता था पुराने समय में। जैसे बोल सकते हैं भारत, खासकर जो आपका उत्तरी भारत है, उसका जो ट्रेड होता था आपका किसके साथ, तिब्बत के साथ, वो इन्हीं पासेस से होकर होता था। तो पासेस होते हैं जो आपके क्या होते हैं, पर्वतों के बीच के जो आपके क्या होते हैं, संक्रानुमा जो आपके क्या होते हैं, रास्ते होते हैं, उनको बोला जाता है। और ये कनेक्ट करते हैं आपके क्या, एक रीजन को दूसरे रीजन से। बीच में क्या होता है, पहाड़ होते हैं। तो लिखा होता है हिमालयन रीजन कंटेन्स मैनी पासेज विच आर द स्ट्रेच ऑफ द लैंड्स यूजुअली पासिंग थ्रू द माउंटेन्स दैट कनेक्ट टू डिफरेंट रीजन्स। ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पासेज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर, एक आता है जोजिला, जिसे मैंने अभी बताया, ये आपका कहाँ पर, ये हाई माउंटेन पास है, आपका जम्मू कश्मीर में आपका अवस्थित है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। जोजिला में आपका देखो जे आता है, तो इस तरीके से आप जम्मू कश्मीर याद कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा इट इज लोकेटेड बिटवीन द श्रीनगर एंड लेह। ये किसके बीच में, आपका श्रीनगर और लेह के बीच में। अब क्योंकि देखो दोनों क्या आपकी यूनियन टेरिटरीज बन गई है, श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, लेह आपका कहाँ, लद्दाख रीजन में पड़ता है। तो इस तरीके से भी आप याद रखेंगे जोजिला पास को। तो लेह को श्रीनगर से कनेक्ट करता है आपका जोजिला पास इन द वेस्टर्न हिमालय माउंटेन रेंज। इट सेपरेटेड द कश्मीर वैली टू द इट्स वेस्ट फ्रॉम द द्रास वैली ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। द्रास वैली जो आपकी है, ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं बारालाचा पास की अगर बात करें, तो जास्कर रेंज में देखने को मिलेगा। ये आपका लाहौल डिस्ट्रिक्ट जो आपका हिमाचल प्रदेश है, उसको लद्दाख में से कनेक्ट करता है। ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो लिखा पर, आप जम्मू कश्मीर याद मत रखिए, क्योंकि लद्दाख को अलग रीजन घोषित कर दिया गया है, आप जानते हैं, जैसे यूनियन टेरिटरी। तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कनेक्ट करता है आपका बारालाचा पास। सिपकिला की अगर बात करें, तो सिपकिला पास आपका चाइना बॉर्डर पर अवस्थित है। और ये करता है आपका क्या बोलते हैं, आपका बोल सकते हैं कि आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर ये आपका अवस्थित है। ये चाइना बॉर्डर से आपका कनेक्टेड होता है। तो चाइना बॉर्डर मतलब तिब्बत से कनेक्टेड होता है। और यहीं से क्या होती है, आपकी जो सतलज है, इसी के क्या बोलते हैं पास से आपकी क्या होती है, सतलज रिवर का आपका क्या उद्गम स्थल है। तो लिखा हुआ है रिवर सतलज एंटर्स इंडिया नियर दिस पास। द पास इज वन ऑफ द इंडियाज बॉर्डर पोस्ट अलॉन्ग विद द नाथुला इन द सिक्किम एंड द लिपुलेख इन उत्तराखंड। याद रखना, कई बार पूछा जाता है नाथुला पास कहाँ पे, तो ये भी आपने याद रखना है, सिक्किम में, और लिपुलेख पास आपका उत्तराखंड में। जलापला की अगर बात करें, तो ये आपका सिक्किम और तिब्बत के बीच में आपको देखने को मिलता है। और ये इंडिया को कनेक्ट करता है तिब्बत की राजधानी लहासा से। तो ये आपने याद करना है। जलापला आपका सिक्किम में, आपका सिपकिला अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, बारालाचा पास की बात करें तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में है। और जो जिला की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपका ये देखने को मिलता है। लद्दाख को कनेक्ट करता है किससे, आपका लेह को कनेक्ट करता है किससे, आपका कश्मीर वैली से, मतलब श्रीनगर से। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं नाथुला भी मैंने बता दिया। नाथुला पास आपका सिक्किम में देखने को मिलेगा, सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहीं से आपका जो एंसेंट सिल्क रूट इसे माना जाता है, इसी को रेशम मार्ग माना जाता है। पुराने ज़माने में जो आपका सिल्क का आदान प्रदान होता था या आयात निर्यात होता था, वो नाथुला पास के जरिए भी होता था। एक आता बोलान पास। बोलान पास आपका बलूचिस्तान की तरफ आपको देखने को मिलेगा। इन द माउंटेन पास थ्रू द तोबा काकर रेंज। एक तोबा काकर रेंज है वहाँ पे बलूचिस्तान में, प्रोविंस, सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, ये वेस्टर्न पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है। तो बोलान पास वहाँ पर है, लगभग 89 किलोमीटर स्ट्रेच देखने को मिलता है। यहीं पर आपकी एक नदी बहती है बलूचिस्तान में, तो उसका नाम है बोलान रिवर, तो उसी के पास है बोलान पास। Valley from the Rindli in the south to the Kolpur in the north. It is made up of the number of the narrow gorges and the stretches. अच्छा, खैबर पास आता है। खैबर पास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी मुस्लिम आक्रांता हुए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया है, वो खैबर पास यानी हिंदुकुश पर्वत पार करते हुए, खैबर पास पार करते हुए पंजाब के रास्ते भारत में क्या करते थे, एंट्री करते थे। तो लिखा हुआ इट इज अ माउंटेन पास इन द नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान क्लोज टू द बॉर्डर विद द अफगानिस्तान। लिखा हुआ है इट इज, अब देखो खैबर पास के बारे में, इट ट्रेवरस traverses through the Spin Ghar mountain
An integral part of the ancient Silk Route, it is has a long the substantial culture, economical and geopolitical significance for the Eurasian trade. It has been the important trade route between the Central Asia and the Indian continent. ये आप याद रखना, सेंट्रल एशिया में जो आपके जैसे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान इस तरह की कंट्रीज पड़ती हैं. द फेमस इन्वेडर्स फ्रॉम द मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया आर कमिंग थ्रू खैबर पास. याद रखना, भारत में जब एंट्री की जाती थी तो खैबर पास को पार करते हुए की जाती थी. उनमें कुछ जैसे आपके नाम आते हैं, महमूद गजनबी आ जाता है, आपका मोहम्मद गौरी का नाम आ जाता है, और कुछ आपके तुर्की जो आपके मुगल थे उनका नाम आ जाता है, जिसमें बाबर भी आता है. ये कुछ आपके पासेज हैं. तो हालांकि यहाँ पर आपको शायद से वीडियो में ना दिखे, पर आपको जैसे ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो वहाँ पर आप जूम करके इसे देख सकते हैं. तो यहाँ पर देख लेते हैं. पहले अगर बात की जाए वेस्टर्न घाट की, बात की जाए तो वेस्टर्न घाट में कुछ आपको जैसे देखने को मिलेगा. वेस्टर्न घाट की तरफ देखने को मिलेगा, कसारा घाट पास हो गया आपका, जैसे आपका थाल घाट भी बोला जाता है, थुल घाट भी बोला जाता है, मालसेज घाट हो गया, नाने घाट हो गया आपका, कंबारली घाट हो गया, चौरला घाट हो गया आपका. और नीचे की तरफ अगर बिल्कुल साउथ की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे आपको पाल घाट भी देखने को मिलेगा, पलक्कड़ गप में. अच्छा, ऊपर की तरफ चलेंगे जो आपका बोल सकते हैं विंध्य वाली रेंज है, वहाँ पे हल्दी घाटी पास आपको देखने को मिलता है, और गोराम घाट देखने को मिलता है. अच्छा, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा पास है, और यहीं से काफ़ी ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं. तो अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो अगिल पास है, जोजी पास है, खारदुंग पास है आपका. अगर चलेंगे तो चांगला पास है, लनकला पास है, ये कपसंगला पास है. ये इस तरह बोले जाते हैं. जो आपका बोल सकते हैं लद्दाख की तरफ आपकी जो रेंज लगती है उसमें आपका क्या है, पासेस को ला बोला जाता है. ये आपने याद रखना है. पेंसिला पास है, बारह राजा पास बता दिया मैंने, एमसी पास हो गया, सिपकिला हो गया. उत्तराखंड की बात की जो माना पास हो गया आपका, नीति पास हो गया, लुपलेख हो गया. तो ये कुछ आपका लिम्पियादोरा पास हो गया आपका, जो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रीजन माना जाता है उत्तराखंड या फिर बोल सकते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में. बोलान पास की मैंने बात की थी, पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा. खैबर पास आपका पाकिस्तान में, जो आपका क्या करता है, कनेक्ट करता है अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ. हिंदुकुश पर्वत पार करते हुए यहीं से आपका क्या करते थे, जो आपके मुस्लिम आक्रांत थे वो आते थे. गोमल पास हो गया आपका. तो ये आप याद कर सकते हैं. अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेंगे तो सिक्किम में नाथुला और जेलापला ये दो पास है. फिर आपको अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे बॉमडिला पास हो गया, बमला पास हो गया, तुंगला पास हो गया आपका, दिहांग पास हो गया, दीपर पास हो गया, यांग्याप पास हो गया, कमजांग पास हो गया. तो ये सारे आपको किस तरफ देखने को मिलेंगे, चौकन पास हो गया. तो ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ आपको देखने को मिलते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइलैंड्स एंड कंट्री है, तो लिखा हुआ साउथ तलपति, तो ये बांग्लादेश में है. तो ठीक है, ये सही है आपका. ये आपका डिस्प्यूटेड रहा है किसके बीच में, इंडिया और किसके, बांग्लादेश के बीच में. अमनदीप लिखा हुआ है, मालदीव नहीं. अमनदीप मालदीव का पार्ट नहीं, अमनदीप जो पार्ट है वो लक्षद्वीप का है. लक्षद्वीप भाग है किसका, आपका भारत का. कच्छादीवू अगर बात करें तो ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया ने गिफ्ट किया था श्रीलंका को. तो ये भी सही है यहाँ पर. तो आंसर जो बनेगा कि कौन सा सही है, तो वो है आपका फर्स्ट एंड थर्ड. अमनदीप जो पार्ट है, अमनदीप और लक्षद्वीप, अमनदीप जो है वो नॉर्थ है, नॉर्थ पार्ट बोला जाता है लक्षद्वीप का, और साउथ में बोला जाता है लक्षद्वीप. चलिए पढ़ लेते हैं. लिखा हुआ है इंडिया एंड बांग्लादेश बोथ क्लेम द एम्पिटी न्यू मोरे आइलैंड. भारत इस आइलैंड को, जो आपका ये आइलैंड जो बोला गया था अभी, इसको न्यू मोरे आइलैंड बोलता है, विच इज अबाउट द 2 miles लॉन्ग एंड द 1.5 miles वाइड. बांग्लादेश रेफर टू आइलैंड एज द साउथ तलपति. तो बांग्लादेश उसे क्या बोलता है, साउथ तलपति, और भारत बोलता है उसे न्यू मोरे आइलैंड. आपके लिखा देयर वर नो परमानेंट स्ट्रक्चर ऑन द न्यू मोरे बट इंडिया सेंट सम पैरामिलिट्री सोल्जर्स टू इट्स रॉकी शोर्स इन द 1981 टू हाइट इट्स नेशनल फ्लैग. अब हुआ क्या था कि 1981 में हमने अपने पैरामिलिट्री सोल्जर वहाँ पे भेजे और उसमें क्या कर दिया था, कब्जा कर दिया था, कि ताकि, क्योंकि हम उसे अपना मानते हैं. अब हुआ क्या था, द मैटर वाज रिजॉल्व इन द 7th of July 2014 व्हेन द परमानेंट कोर्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन. जो आपके डिस्प्यूटेड मैटर्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, आपके पीसीए में जाते हैं. पीसीए मतलब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, नीदरलैंड में, ठीक है ना, द हैग में आपको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन देखने को मिलेगा. तो 7 जुलाई 2017 को क्या हुआ था, डिलीवर्ड हुआ था आपका वर्डिक्ट, और जो फेवर में गया था किसके, बांग्लादेश के. तो लिखा हुआ है कि डिलीवर्ड अ वर्डिक्ट इन द बे ऑफ बंगाल मैरीटाइम बाउंड्री आर्बिट्रेशन बिटवीन द बांग्लादेश एंड द इंडिया केस. द पीएफए गेव अ वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द बांग्लादेश. तो इसलिए आपने याद रखना है, हालांकि ये लगभग आज से लगभग 7-8 साल पुरानी बात हो चुकी है, फिर भी आपने याद रखना है कि साउथ तलपति जो बांग्लादेश क्लेम करता है उसका, भारत उसको न्यू मोरे आइलैंड के नाम से जानता है. कच्छादीवू की बात करें तो इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका. इन द 1974 कच्छादीवू वाज सीडेड टू श्रीलंका बाय देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. तो इंदिरा गांधी ने उसे क्या कर दिया था, गिफ्ट कर दिया था श्रीलंका को. सबसे बड़ी गलतियां यही होती हैं कि हम अपने आइलैंड्स क्या कर देते हैं, दूसरे देशों को दे देते हैं. जिससे होता है क्या है कि अगर मान लीजिए वो आजकल जो आपके कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पे क्या चाइना अपना प्रभुत्व जमा रहा है, या जो आपकी गरीब कंट्रीज होती हैं जैसे श्रीलंका ही हो गया, या फिर बांग्लादेश हो गया, या फिर मालदीव हो गया. मालदीव में एक आइलैंड में नाम भूल रहा हूँ, तो वो क्या था कि भारत ने उसे गिफ्ट किया था मालदीव को.
तो वहाँ पर श्रीलंका ने अपना चाइना ने अपने क्या मिलिट्री बेसिस वगैरह बनाए। तो कभी भी अपनी जो ज़मीन है वो नहीं देनी चाहिए, जहाँ तक इतिहास हमें बताता है। अगले कच्छद्वीप वो सीडेड टू श्रीलंका बाय द देन प्राइम मिनिस्टर, तो ये बता दिया मैंने। द इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट टू सेटल द मैरीटाइम बाउंड्री इन द पाक स्ट्रीट, आप जानते हैं पाक स्ट्रीट बिटवीन है इंडिया और किसके, श्रीलंका के। द सीडेड टू द श्रीलंका द एग्रीमेंट विच डिड नॉट स्पेसिफाई द फिशिंग राइट्स अलाउड इंडियन फिशरमैन टू फिश अराउंड कच्छद्वीप एंड टू ट्राई देयर नेट्स ऑन द आइलैंड। द इशू इज येट टू बी रिजॉल्व बाय द टू कंट्रीज। अच्छा, अभी तक ये क्या आपका मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के बीच में। अमरीद्वीप की बात करें तो अमरीद्वीप एक मेजर आइलैंड है आपका, वन ऑफ द 3 आइलैंड, दो सब ग्रुप है आपके किसमें, लक्षद्वीप में। इट इज़ द नॉर्थन ग्रुप ऑफ द लक्षद्वीप। मैंने बताया अमरीद्वीप आपका नॉर्थन पार्ट में पड़ता है, जबकि आपका जो लक्षद्वीप है वो किस तरफ पड़ता है आपका, वो पड़ता है आपका साउथ की तरफ। अगर देखें लक्षद्वीप में, सेपरेटेड फ्रॉम द लक्षद्वीप आइलैंड सब ग्रुप रफली बाय द 11 पैरेलल नॉर्थ। अच्छा, आगे लिखा हुआ था टोटल, अब ये 11 पैरेलल नॉर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है तो 11 डिग्री चैनल मान सकते हैं। तो टोटल लैंड एरिया ऑफ द ग्रुप इज 9.26 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये आपका भारत है, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, ये आपका वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे बांग्लादेश है, और यहाँ पर आपको ये साउथ तलपति आइलैंड देखने को मिलेगा। यहीं पर एक आजकल हाल ही में आपका न्यूज़ में एक है भाषण 4 आइलैंड। कौन सा, भाषण 4 आइलैंड, जिसमें रोहिंग्या जो आपके मुसलमान हैं, जो आपके कहाँ से आए, म्यांमार से, वहाँ से भगाए गए थे, तो बांग्लादेश उनके रहने खाने की व्यवस्था कहाँ पे कर रहा है, भाषण 4 आइलैंड में कर रहा है, जो गाज से बना हुआ है। गाज जो आपकी बोल सकते हैं सिल्ट होती है, जो आपकी क्या होती है, रिवर सिल्ट होती है, जो नदी के द्वारा जो गाद लेके अपने साथ आया जाता है, तो वो मिट्टी इकट्ठा हो जाती है कुछ टाइम के लिए। तो वही आपका भाषण 4 आइलैंड, वहीं पे क्या है, रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है, जिसका पूरी दुनिया की करीब विरोध कर रही है। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना, ये सुंदरबन डेल्टा जो आपका जानिए, याद रखना सुंदरबन डेल्टा का कुछ हिस्सा भारत में पड़ता है, कुछ हिस्सा आपका कहाँ पड़ता है, आपका बांग्लादेश में पड़ता है। और सुंदरबन डेल्टा जाना जाता है जूट की खेती के लिए, तो ये आपने याद रखना है, और अपने पेड़ों के लिए जाना जाता है, जिन पेड़ों को सुंदरीवन बोला जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसी आपका जो साउथ तलपति आइलैंड है, इसी को भारत किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानता है, न्यू मोरे आइलैंड से जाना जाता है। देख लीजिए, ये इंडिया की टेरिटरी है, जो आपको ब्राउन कलर में देखने को, और जो आपका हल्का सा जो आपको क्रीम कलर में देखने को मिल रहा है, ये बांग्लादेश की टेरिटरी है। चलिए आगे चलते हैं, तो तमिलनाडु जो आपका भारत का पार्ट है, उससे अगर आप जाएंगे श्रीलंका की तरफ, तो आपको पाक स्ट्रीट बीच में देखने को मिलेगी, जाफना आइलैंड आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा एक द्वीप, जो दोनों के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका नाम है कच्छद्वीप आइलैंड। भारत की अगर बात करें तो लक्षद्वीप की बात करते हैं, तो लक्षद्वीप का जो आपका नॉर्थन पार्ट है उसे अमरीद्वीप आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जबकि लक्षद्वीप आइलैंड जो आपका है सदर्न पार्ट को जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल, अगर आप लक्षद्वीप की बात करेंगे, या फिर नॉर्मली अगर आप बोलेंगे कि लक्षद्वीप और जो आपका मिनिकॉय द्वीप है उसके बीच में कौन सा डिग्री चैनल पड़ता है, तो 9 डिग्री चैनल है। उसके बाद आपका मिनिकॉय और 8 डिग्री चैनल पड़ता है मालदीव के बीच में, मालदीव्स। मिनिकॉय भी हमारा आइलैंड है, ये आपने याद रखना है। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में आपका कौन सा है, तो वो आपका 9 डिग्री चैनल है। अच्छा, 10 डिग्री कहाँ पे, तो अंडमान निकोबार उस तरफ है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिसीजेज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर नोन एज द डेफिशिएंसी डिसीज। बिल्कुल सही है, अगर हमारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी होती है न्यूट्रिशंस की वजह से, पोषक तत्वों के अगर बोल लीजिए कि अगर उनकी कमी से कोई बीमारी आ जाती है, तो उसे डेफिशिएंसी डिसीजेज ही बोला जाता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आयोडीन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर। बिल्कुल सही है कि अगर आयोडीन की हमारे शरीर में कमी होती है तो उसके द्वारा घेंगा रोग हमें हो सकता है, ठीक है ना। और आयोडीन की डेफिशिएंसी जो हिट करती है वो किसको करती है, आपकी थायराइड ग्लैंड को करती है, आपने याद रखना है। तो आंसर जो होगा वो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपके दोनों सही है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है डेफिशिएंसी ऑफ द वन और मोर न्यूट्रिशन कैन cause the disease or disorder in our body. Diseases that occurs due to the lack of the nutrients over a long period are called the deficiency diseases. जैसे रिकेट्स हो गया आपका विटामिन डी के लिए, और रिकेट्स होता है बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी की कमी से होता है, जब हड्डियाँ उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाती हैं, कमजोर रह जाती हैं, तो ऑस्टियोमलेशिया ये आपका एडल्ट्स में देखने को मिलता है। ऑल डेफिशिएंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द टेकिंग अ बैलेंस डाइट। आप किसी भी डिफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, डिसीज़ को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। बस एक बैलेंस डाइट आपको लेनी है कि जिसमें आपके सारे क्या न्यूट्रिशंस हो, चाहे आपका प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, फैट्स हो, या फिर आपके जितने विटामिन से मिनरल्स आते हैं वो सारी वहाँ पे होनी चाहिए, इसलिए बैलेंस डाइट की बात की जाती है।
आयोडीन की अगर बात करें तो लिखा हुआ आयोडीन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द थायराइड इनलार्जमेंट। जब आपकी क्या होती है थायराइड काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है इनलार्ज हो जाती है थायराइड ग्लैंड, मैं दिखाऊंगा ये आपके बिल्कुल गले में होती है थायराइड ग्लैंड, जहाँ पे आपके कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं T3 और T4 हार्मोन क्या होते हैं आपके सेक्रेट होते हैं। किसके द्वारा होते हैं तो हाइपोथैलेमस में एक बोल सकते हैं हार्मोन सेक्रेट करता है हाइपोथैलेमस, जिसका नाम होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो एक्टिवेट करता है आपके किसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिससे निकलता है आपका TSH हार्मोन, जिसे बोलते हैं आपका थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, और यहीं से आपका T3 T4 आपका निकलता है। और ये आपके बैलेंस रहते हैं जब आपकी खाने में जो आपकी डाइट है उसमें क्या होता है आयोडीन एक अच्छी मात्रा में होता है, तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस वे में निकलते हैं। और अगर ये ज़्यादा या कम हो जाते हैं तो आपको ग्वाइटर हो सकता है या घेंगा रोग हो सकता है। लिखा हुआ है तो ग्वाइटर इज इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। आपने देखा होगा घेंगा बिल्कुल गले में क्या होता है सूजन टाइप की आ जाती है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन। अच्छा अब चलिए कुछ विटामिन की बात कर ले तो देखो कुछ होते हैं आपके फैट सॉल्युबल विटामिन और कुछ होते हैं आपके कौन सा वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल की बात करें तो वो होते हैं A, D, E के, और वाटर सॉल्युबल में आपके जो बी कॉम्प्लेक्सेस विटामिन होते हैं और सी विटामिन जो होता है वो उसमें आ जाता है। ए की अगर बात करें तो इसे रेटिनॉल बोला जाता है, रेटिनॉल बोला जाता है, रेटिनोइक एसिड बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस और जैसे आपका कैरोटोमलेशिया या फिर एस्टिमलेशिया सॉरी जीरोप्थैलेमिया जैसी बीमारी यहाँ पे देखने को मिलती है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रात को चीज़ें आपको ज़्यादा साफ तौर पर नहीं दिखती हैं, हल्की सी जो डिम लाइट होती है, तो ए हो गया। डी की अगर बात करें तो इसे कॉलेकैल्सिफेरॉल या कैल्सिफेरॉल भी बोला जाता है, और इसमें दो होते हैं, एक होता है आपको एर्गो कैल्सिफेरॉल और दूसरा होता है कॉलेकैल्सिफेरॉल। तो एल्गो जो आपका एर्गो कैल्सिफेरॉल D2 और कॉलेकैल्सिफेरॉल जो होता है T3। डी को बोला जाता है कैल्सिफेरॉल। तो ये रिकेट्स हो गया और ऑस्टिमुलेशिया, रिकेट्स में होता है बच्चों में होता है, बोन्स क्या हो जाती है वीक पड़ जाती है, ऑस्टिमुलेशिया एडल्ट्स में देखने को मिलता है। ई की बात करें ये आपका बोल सकते हैं ब्यूटी विटामिन है, इसे टोकोफेरॉल भी बोला जाता है, और माइल्ड हेमोलिटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में यह देखने को मिलता है। के को बोलता है फाइलोकिनॉन, और फाइलोकिनॉन आपका K1 को बोला जाता है, जबकि मीनाकिनॉन आपका K2 को बोला जाता है। तो ये ब्लीडिंग से रिलेटेड आपका होता है, ये क्या करता है कि हमारे शरीर के बाहर जो आप जब खून निकलता है तो उसको क्लॉटिंग में मदद करता है, उसका थक्का जमने में मदद करता है। वाटर सॉल्युबल की अगर बात करूँ तो बी विटामिन आते हैं, जैसे B1 आ जाता है, थियामिन आ जाता है, जिससे बेरी बेरी रोग के लिए आता है आपका। B2 राइबोफ्लेविन है आपका B3 है नियासिन, और B5 है पेंटोथेनिक एसिड, B6 है आपका पायडॉक्सिन, B7 है बायोटीन, B9 है फॉलिक एसिड, B12 है आपका साइनोकोबालामाइन, और C आपका एस्कॉर्बिक एसिड। तो C से पूछ लेता है इसका भी आप याद रखना। साइनोकोबालामाइन भी आपका एनीमिया से रिलेटेड होता है, जबकि B3 का कई बार पूछा जाता है पैलाग्रा से रिलेटेड है, ठीक है ना। बायोटीन की अगर बात करें डर्मेटाइटिस से रिलेटेड है, तो ये आप याद कर सकते हैं, और खासकर इनका केमिकल नेम आप जरूर याद कर लेना। अच्छा अगर मैं बात करूं मास्टर ग्लैंड की, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो दो में सेपरेटेड होती है, एक होती है एंटीरियर, एक होती है पोस्टीरियर। तो एंटीरियर से अभी मैंने बताया था कि TSH हार्मोन आपका निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन होता है थायराइड के लिए। उसके अलावा आपका ACTH जिसे बोलते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन निकलता है। उसके अलावा आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है फीमेल्स में जो होती है, माँ जब होती है तो उसमें क्या होता है मिल्क को बनाने में जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं आपकी उनमें दूध बनाने के काम आता है। उसके अलावा GH हार्मोन जिसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं आपका। जैसे मैंने बताया ACTH में बता दूँ ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड होता है, जो आपका किडनी के ऊपर होता है, जो हमारे शरीर में एड्रिनलिन हार्मोन को स्रावित करने देता है, जैसे आपका 3F हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। उसके अलावा FSH और LH जो आपके सेक्स हार्मोन होते हैं मेल फीमेल में, जो आपके होते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिन्हें बोला जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन और ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। तो ये ओवरीज और टेस्टिस दोनों में यूज होते हैं। उसके अलावा अगर पोस्टीरियर की बात करें तो वहां से निकलता है दो तरीके के हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा निकलता है आपका ADH जिसे बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन आपका किडनी से रिलेटेड होता है, जबकि ऑक्सीटोसिन आपका जो मदर होती है उसमें जब क्या होता है मिल्क बनाने की प्रोसेस तो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है, पर मिल्क को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो किसकी होती है, जो प्रोसेस है वो ऑक्सीटोसिन करता है। उसके अलावा जब बच्चा पैदा होता है तो स्मूथ मसल्स यूट्रस की मसल्स को कैसे कर देता है, स्मूथ कर देता है। वो उस समय कौन होता है जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, तब भी फीमेल्स में कौन सा आपका हार्मोन सेक्रेट होता है तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कई ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है इन बातों पे कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का अलग अलग काम क्या है। तो प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क प्रोडक्शन का ब्रेस्ट में, जबकि ऑक्सीटोसिन का काम होता है इंजेक्शन करने का। इंजेक्शन मतलब कि ताकि दूध बाहर निकल सके। तो ये आपने याद रखना है। ये आपकी पैराथायराइड अगर मैं बोलूँ तो ये पूरी थायराइड हार्मोन है। ये कौन सी आपकी थायराइड है, इसे बोलते हैं ये पूरी आपकी थायराइड हार्मोन है। ये कहाँ पे लगी होती है, जो आपका लैरिंग्स पार्ट होता है जिसे वोकल कॉर्ड बोलते हैं, और नीचे की तरफ आपका ट्रैक है जिसे विंड पाइप बोलते हैं, उसके बीच में आपकी लगी होती है।
इसी में आपके छोटे छोटे ये आपको दाने टाइप के दिख रहे होंगे, इन्हें बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन। तो जो बाहर वाली उसे तो थायराइड हार्मोन बोलते हैं, जो क्या करती है आपके T3 और T4 जैसे हार्मोन्स को सेक्रेट करती है। और मैंने बताया किसके लिए होता है कि आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो सकता है। जबकि पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम के बोल सकते हैं जो आपकी क्या होती है मात्रा होती है, उसे क्या करता है बैलेंस करता है। कैल्शियम जो सेक्रेशन होता है उसे क्या करता है बैलेंस करता है, ये आपने याद रखना है। और कैल्शियम किसके लिए आपका जरूरी होता है, बोन्स के लिए खासकर कैल्शियम किसके लिए जरूरी होता है, बोन्स वगैरह के लिए होता है। तो पैराथायराइड ग्लैंड का काम होता है कैल्शियम को बैलेंस करना हमारे शरीर में। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ डेफिशिएंसी रिलेटेड बीमारी जैसे बोलते हैं, डेफिशिएंसी होती क्या है, अगर आपका मान लीजिए अगर खाना प्रॉपर वे में नहीं लिया जा रहा है या बैलेंस डाइट नहीं ली जा रही, तो उसमें दो आपको ऐसी बीमारियां देखने को मिलती हैं जो काफ़ी ज़्यादा पेपरों में पूछी जाती है। एक है क्वाशरकर, एक है मैरास्मस। मैरास्मस जो होती है वो इन्फेंट्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है, 1 साल से कम वाले बच्चों में देखने को मिलती है, जिसमें बच्चा पतला सा दिखता है, हड्डियाँ उसकी बाहर निकली हुई रहती हैं। क्वाशरकर जो होती है वो अमूमन 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों के बीच में देखने को मिलता है। इसमें क्या होती है, जितने बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो सूज जाते हैं, बच्चा मोटा सा दिखने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। पर एक चीज है, क्वाशरकर जो होता है वो केवल और केवल प्रोटीन की जो आपकी क्या होती है डेफिशिएंसी होती है, जबकि मैरास्मस में क्या होता है कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों की आपकी क्या होती है कमी हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द थ्रेशिंग। तो लिखा यूज टू सेपरेट द हैवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बाय द विंड और बाय द ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड द थ्रेशिंग। इसे थ्रेशिंग नहीं बोला जाता, इसे विनोइंग बोला जाता है। मैं अभी आगे दिखा दूंगा। द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग इज डन बाय द बीटिंग ऑन द स्टॉक विच आर बीटन टू फ्री द ग्रेन्स। ये भी गलत है, तो आंसर आपका बनेगा कि कौन सा सही है, तो नन ऑफ दी अबव आपका सही है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स इज कॉल्ड द थ्रेशिंग, उसे बोला जाता है। In this process, the stalk are beaten to the free the grain. Seeds and the are also done with the help of the bullocks and the machines. Machines are used to thresh large quantities of the grains. Winnowing बोला जाता है, मैंने बताया था winnowing. Winnowing is used to separate the heavier and the lighter component of the mixtures by wind or by blowing air. तो यहाँ पर देख लीजिए, इसे बोलते हैं विनोविंग। आपने घर में देखा होगा, हमारे यहाँ पे इसे मंडवारती बोला जाता है, उत्तराखंड में मंडवारती बोला जाता है, गढ़वाल वाले रीजन में मंडवारती इसे बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके के जो आपके क्या होता है गेहूं के जो आपके होते हैं, तो उसे पीटा जाता है और उससे आपके दाने अलग कर दिए जाते हैं। तो या फिर मशीन का यूज़ कर दिया जाता है, मैदानी क्षेत्रों में मशीनों का इस्तेमाल कर दिया जाता है। यहाँ पर दिक्कत होती है पहाड़ों में। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि आपका थ्रेसिंग क्या होता है, तो इस पहाड़ में भी महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। इसे हमारे यहाँ पे सुपा बोला जाता है। तो इसमें आपका क्या करती है, जितने भी आपका क्या होता है सीड्स वगैरह होता है, तो उसे हवा में लहराया जाता है, जिससे हस्क जो होती है ये काफ़ी हल्की होती है, आपकी साइड ऑन हो जाती है और नीचे आपका ग्रेन ही ग्रेन बच जाता है। 2-3 बार इस प्रोसेस को आपका किया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को आपका इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द एंशिएंट पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मार्क्ड करेक्टली। तो लिखा है 2 मिलियन टू अबाउट 12,000। यस, तो इसे पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पुरापाषाण काल। 12,000 टू 10,000 इसे न्यूलिथिक नहीं बोलते हैं, न्यूलिथिक नहीं, इसे मध्य पाषाण काल बोलते हैं, मीजोलिथिक। और 10,000 से बाद के काल को बोला जाता है न्यूलिथिक, जिसे बोलता है नवपाषाण काल। तो जो कोई वाला आपका सही है वो फर्स्ट है। और यहाँ पे क्या आपका बोल सकते हो ऊपर नीचे हो रखा है। तो पढ़ लेते हैं। देखो पैलियोलिथिक एज ये लगभग 2 मिलियन साल मतलब 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक के टाइम को बोला जाता है। इसमें आपके 3, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें 3 में आपका पैलियोलिथिक एज को डिटरमाइन किया जाता है, एक लोअर, मिडिल और आपका अपर। अच्छा, नेक्स्ट आता है मेसोलिथिक एज है, तो मिडिल स्टोन एरा बोला जाता है। यहाँ पर कई सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस आपको देखने को मिलता है 12,000 से लेकर 10,000। ये वो समय था जब क्या होता है कि आदमी आग वगैरह जलाना सीख जाता है, और एक हिसाब से बोल सकता है कि वैज्ञानिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, आपका साइंटिफिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं, बोल सकते हैं आपका एवोल्यूशन ऑफ द मैन्स में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं न्यूलिथिक एज है, तो 10,000 से लेके आगे का जो काल था आपका कौन सा, न्यूलिथिक नवपाषाण काल बोला जाता है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, जब इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, प्री हिस्टोरिक कल्चर देखेंगे इंडिया में, तो 5 तरीके से आप बांटेंगे। पहला जो था 2 मिलियन टू 10,000 मोटा माटी, तो ये आपका पैलियोलिथिक पीरियड है। मेसोलिथिक आपका 10,000 टू 8,000 है, न्यूलिथिक आपका 8,000 टू 4,000। उसके बाद चालकोलिथिक पीरियड आता है 4,000 टू 1,500 BC, और फिर आता है आयरन एज 1,500 टू 600 BC के आसपास। जो आपका ठीक बाद का था, जब आपकी कौन सी आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि आपका ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन आती है, उसके बाद आपकी आयरन एज स्टार्ट होती है, जिसके साथ ही आपका पोस्ट वैदिक एरा और आपका 16 महाजनपद स्टार्ट हो जाता है। तो 3 स्टोन एजेस हैं, तो लिखा हुआ पैलियोलिथिक एज की अगर बात करें, ओल्ड एंड एंशिएंट स्टोन एज था। द एज इज ह्यूमन कल्चर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ द रफ एंड द चिप्ड स्टोन टूल्स। इस तरीके के इस्तेमाल होते थे। अगर मेसोलिथिक एज की बात करें तो मिडिल स्टोन एज है। द एज इज ह्यूमन कल्चर कैरेक्टराइज्ड बाय द मूविंग फ्रॉम द फूड गैदरिंग सोसाइटी
to a food production society tools in the age of the often the barbs and the hooks इंटरचेंजेबल ब्लेड्स। तो यहाँ पर क्या हो गया था, ब्लेड्स वगैरह का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। न्यूलिथिक की अगर बात करें तो एज इन ह्यूमन कल्चर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ द स्टोन टूल्स यूज्ड टू फार्म, पोट्री, वेविंग क्लोथ एंड द बास्केट में इस्तेमाल किया जाता है। इसे बोला नवपाषाण काल बोला जाता है। अगर भारत के बोल सकता हूँ कि अगर भारत के प्रागैतिहासिक या बोल सकता हूँ जो आपका प्राचीन इतिहास है उसके हिसाब से चले तो उनको 3 कालों में विभाजित किया जाता है, जिसमें आपके कौन कौन होते हैं, एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आद्यऐतिहासिक और एक होता है ऐतिहासिक, जिसे बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एरा, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक आप कंफ्यूज मत करना, वो अलग है, वो पैलियोलिथिक किस हिसाब से चल रहा है, आपका पाषाण काल के हिसाब से चल रहा है, पत्थरों के काल के हिसाब से चल रहा है कि आपका पहले क्या था, पैलियोलिथिक था, मेसोलिथिक था, फिर आपका न्यूलिथिक था। पर प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक आपका साक्ष्यों के दम पे चलता है, जो आपके कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं उनके हिसाब से चलता है। जैसे प्री हिस्टोरिक एज जो था उसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं पर कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, ये आपने याद रखना है। उसी तरीके से जब प्रोटो हिस्टोरिक एज में आते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, एविडेंसेस तो मिलते हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, उसके साथ ही साथ आपको लिखित साक्ष्य भी मिल जाते हैं। पर कारण क्या है कि उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है अब तक। जैसे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, पढ़ने के संकेत मिलते हैं पर उसे पढ़ा नहीं गया कि कौन सी लिपि इस्तेमाल हुई है। तो याद रखना प्री हिस्टोरिक में क्या था कि केवल आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आते हैं सामने पे, कोई भी रिटर्न एविडेंसेस आपको सामने देखने को मिलता। हम ये मान के चलते हैं कि उस समय इंसान लिखना और पढ़ना नहीं जानता था। प्रोटो हिस्टोरिक एज में ये देखने को मिलता है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो आपको मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ आपको लिपि भी वो मिल जाती है कि वो आपकी जो स्क्रिप्ट है जिसमें लिखा गया था उस समय, मतलब उस समय के लोग लिखना और पढ़ना दोनों जानते थे, पर उस लिपि को आज तक हम नहीं पढ़ पाए। तो जैसा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन उसका एग्जाम्पल आ जाता है। और जब उसके बाद आता है हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज में आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिलते हैं, आपको बोल सकते हैं रिटर्न एविडेंसेस भी मिलते हैं, और उन रिटर्न एविडेंसेस की आपकी जो स्क्रिप्ट है उसे भी हम पढ़ पाएँ। जैसे जब हम पढ़ पाते हैं किसके बारे में, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने आपका क्या कर दिया था, उस बोल सकते हैं ब्राह्मी लिपि को क्या कर दिया, डिकोड कर दिया था। तो जैन या बौद्ध धर्म हो गया आपका, या फिर आपका 16 महाजनपद जब स्टार्ट होता है तब हम क्या कर देते हैं, उसे किस में डाल देते हैं, हिस्टोरिक एज में डाल देते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन द रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। नहीं, ताम्रपत्र आप जानते हैं, ताम्रपत्र या ताम्र भाषा जो लिखी जाती है या ताम्रलिप्ति लिखी जाती थी, वो ताम्रपत्र पर या भोजपत्र पर लिखी जाती थी, पत्तियों पर लिखी जाती थी। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, तो ये गलत है ऊपर, इंस्क्रिप्शन वर रिटन ऑन द पाम लीफ, ये गलत है, उल्टा हो गया, उल्टा। पाम लीफ में लिखा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट को और हार्ड सर्फेसेस पे लिखा जाता है इंस्क्रिप्शन को जो आपके होते थे। और पहले जब भोजपत्र वगैरह पे लिखा जाता तो क्या होता था कि पत्तियों की जो एज होती थी या जो छाल होती थी उन पे लिखा जाता था, तो उनकी एजेस बहुत लंबी नहीं होती थी। जब उसके बारे में विद्वान किसी भी राजा के बारे में लिखते थे तो उसका जो लाइफ स्पान होता था उस भोजपत्र का वो बहुत लंबा नहीं होता था। पर जब बोल सकते हैं आपका कि ईरान का हमला भारत में होता है या फिर आपका किसका ग्रीस का हमला होता है उस टाइम पे, तो भारत उनसे कई सारी चीज़ें सीखता है। उनमें से एक रहती है इंस्क्रिप्शन वाला, रॉक इंस्क्रिप्शन रहते हैं कि पत्थरों पर आप क्या कर दीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि पत्थरों की जो बोल सकते हैं लाइफ स्पान होता है वो लाखों सालों का होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि जो भी लिखा रहेगा वो लंबे टाइम तक बना रहेगा। जैसे आपके कौन थे, अशोका के जो 13 पिलर आपके कहते पिलर इंस्क्रिप्शन थे या रॉक इंस्क्रिप्शन थे आपके 13, तो आप याद कर लें। तो उल्टा हो रखा है, आंसर बनेगा कि कोई भी आपका सही नहीं है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो इस तरीके के भोजपत्र होते थे, मतलब आपके क्या जैसे कागज वगैरह इस्तेमाल कर दिया जाता था या फिर जो छाल होती थी उसमें लिख दिया जाता था। तो क्या होता था, ये आप जानते हैं जैसे कागज है बहुत आसानी से क्या हो जाता है आपका 100 साल बाद 200 साल बाद वो उस पर क्या होने लग जाता है, वो आपका खराब होने लग जाता है। पत्थरों पर ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती आपको, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट रिटन बाय द हैंड, रिटन ऑन द पाम लीफ ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड bark ऑफ द ट्री known as the birch which grows in the Himalaya, preserved in the temples and the monasteries. These books dealt with all the kind of the subjective religious beliefs and the practices, the lives of the kings, medicine and the science, epics and the poems plays, ये सारे आ जाते हैं। इंस्क्रिप्शन की अगर बात करें, रिटन ऑन द रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज द स्टोन और द मेटल्स, तो यहाँ पर सेकंड वाला भी गलत हो जाता है। जैसे किंग्स ऑर्डर हो गया, रिकॉर्ड ऑफ द विक्टरीज इन द बैटल्स, ये रखे जाते थे, इसमें लिखे जाते थे। नेक्स्ट चलते हैं, राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये था आपका नॉर्थ ऑफ विंध्यास में, आपको सबसे पहले जो चावल की खेती थी उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नर्मदा वैली की बात कर ले तो यहाँ पर आपको हंटर गैदरस पहले देखने को मिलते हैं, सबसे पहले के शिकारी जो थे वो देखने को मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये अर्ली जो आपके क्या थी फर्स्ट आपका अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है, और अर्लीस्ट सिटीज जो देखने मिलती है इंडस वैली में देखने को मिलती है। गारो हिल्स की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए ये आपकी विंध्य रेंज और विंध्य के नीचे आपको सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगी। अच्छा अगर चलें तो यहाँ पे अरावली रेंज है और कौन सी बोली थी उसमें, नर्मदा। नर्मदा रेंज आपको यहाँ पर गुजरात की तरफ देखने को मिलती है।
उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ गारो खासी जयंतिया हिल्स आपको मेघालय की तरफ देखने को मिलती है, तो ये आप याद कर सकते हैं। आरावली रेंज हो गई, कराकोरम रेंज हो गई, पटकाई रेंज हो गई आपकी, सतपुड़ा हो गई, महादेव हिल्स हो गई आपकी, अजंता रेंज ये नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा होगा, मैकाल हिल्स हो गई, तो ये आप याद कर सकते हैं बाय मैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स बाय द कॉम्बिंग इज नोन एज द गाइनिंग ऑफ कॉटन। तो ये बिल्कुल सही है आपका, इसे गाइनिंग ऑफ कॉटन बोला जाता है। जब फूल को जो बोल सकते हैं ना ऊपर का फाइबर को निकाला जाता है, कॉटन जो आपका फाइबर होता है उसी से बनता है आपका फूल से, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट लिखा कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट द प्लेसेस हैविंग द ब्लैक सॉइल। बिल्कुल सही है, जो कॉटन की खेती होती है, कपास की खेती होती है, किसमें होती है, काली मिट्टी में होती है, और वार्म क्लाइमेट होता है, वार्म और बोल सकते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, बारिश भी होनी चाहिए वहाँ पे अच्छी खासी। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। ब्लैक सॉइल को आपका क्या बोला जाता है, रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। तो आंसर जो बनेगा आपका इनकरेक्ट बोल रहा है, तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है भाई, दोनों आपके सही है। तो आंसर कौन सा बनेगा, नन ऑफ द अबव। तो ये आप जरूर देख लेना, पूछ क्या रहा है। तो कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट द प्लेसेस हैविंग द ब्लैक सॉइल एंड द प्रेफर द वार्म एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। कॉटन इज बेस्ट ग्रोन इन द सॉइल विद द हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। उसके लिए तभी बोल रहा हूँ कि काफी ज्यादा पानी होना चाहिए, तो ह्यूमिड कंडीशन होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन सीड बाय द कॉम्बिंग इज कॉल्ड द गाइनिंग ऑफ द कॉटन, ठीक है। गाइनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय द हैंड्स। ये किसके द्वारा किया जाता है, हाथ के द्वारा किया जाता है। कॉटन इज द क्रॉप ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल बोला जाता है आपका जो ट्रॉपिकल, जैसा आपके ये पृथ्वी है तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर आपकी ट्रॉपिक कैंसर और नीचे कैप्रिकॉन आती है, तो इसके बीच वाले रीजन को बोला जाता है आपका कौन सा, ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन। टेम्परेचर जो होना चाहिए 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होनी चाहिए। और इसमें जो आपके बोल सकते हैं भारत में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर इसकी खेती की जाती है। डीप वेल ड्रेन सॉइल एंड द गुड विद द गुड न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। इंडिया द वर्ल्ड लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर फ्रॉम फॉलोड बाय द चाइना। नेक्स्ट चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट। तो लिखा हुआ था पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड द पेटल। बिल्कुल सही है, लीफ जहां पर आपकी क्या होती है, स्टेम से कनेक्ट होती है, वहां पे पेटियोल बोला जाता है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लैमिना। बिल्कुल सही है, जो बड़ा सा पार्ट होता है लैमिना बोला जाता है। द लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द वीन। वीन नहीं बोला जाता, उसे मिड रिप बोला जाता है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको, मिड रिप बोला जाता है आई थिंक। और द डिजाइन मेड बाय द वीन्स इज लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पर देख लेते हैं, ये देख लीजिए, आपकी ये पत्ती है, पत्ती को अगर आपने स्टेम के साथ कनेक्ट करना है, तने के साथ कनेक्ट करना है, तो वहां पे जो पॉइंट आता है ये वाले, जो इसे बोलते हैं पीटियोल। बात समझ में आ गई। यहीं से आपके क्या होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, जहां से आपका तने से आपके क्या होती है, पत्ती की जो डंठल होती है वो कनेक्टेड होती है, उसे आपका क्या बोला जाता है, नोड्स बोला जाता है। डंठल को पीटियोल बोला जाता है। फिर जो पत्ती कनेक्ट होती है वो पीटियोल के थ्रू होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा उसके बाद आपने देखा होगा डंठल के आगे ये बीच का जो पार्ट है ऐसा जा रहा है, जो ये जा रहा है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है मिड रिप। इसे वीन नहीं बोला जाता, इसे मिड रिप बोला जाता है, बीचों बीच जाती है। और फिर यहाँ से जो आपकी कनेक्ट होती है, इस तरफ दोनों तरफ ऐसे जो कनेक्टेड हो रही है, इनको बोला जाता है आपका क्या, वीन्स। ये आपने याद रखना है। साइड ऑन जो आपका होता है लीफ का, उसे ब्लेड बोला जाता है, और आगे की तरफ जो होता है उसे टिप बोला जाता है। बाकी बीच वाले पार्ट को बोला जाता है लीफ लैमिना। तो ये आपने याद रखना है। तो बहुत आसान है, देखो जहां से आपका क्या स्टेम से कनेक्टेड हो जाता है, आपका क्या स्टेम से कनेक्टेड पीटियोल होता है, नोड्स पॉइंट है। नोड अगर खाली है तो उन्हें स्टिप्यूल्स बोला जाता है। पीटियोल से आपका जब क्या बोलते हैं लीफ कनेक्टेड होती है, ठीक है ना, तो किसके जब सॉरी स्टेम से आपका लीफ कनेक्ट होती है तो पीटियोल के थ्रू होती है। पीटियोल से आगे की तरफ चलते हैं तो मिड रिप चलती है। मिड रिप से आपके कनेक्ट होते हैं वीन्स, और वीन्स के आपका आगे की तरफ चलेंगे तो वहां पे होता है टिप, और बाहर की तरफ होती है ब्लेड्स। तो ये आपने याद रखना है। तो पढ़ लेता हूँ। तो पार्ट ऑफ द लीफ इज, चलो ये तो सारा क्लियर हो गया। बाकी चीज जैसे अगर फ्लावर्स की बात कर दूं, फ्लावर की बात करूं, तो जो आपकी क्या होती है, पंखुड़ियां होती है उन्हें पीटल बोला जाता है। और जो नीचे होती हैं आपकी, जो हरे रंग में होती है, सिपल बोला जाता है। अच्छा आगे की तरफ चलें तो रिसेप्टेकल्स के ऊपर आपको ओव्यूल देखने मिलता है, अंडा से देखने मिलता है। और बीच वाले पार्ट को क्या होता है, ये फीमेल पार्ट होता है, जिसे बोला जाता है आपका कौन सा, इसे बोला जाता है कार्पेल पार्ट। ये आपका क्या होता है, स्त्री केसर वाला पार्ट होता है, जिसमें आपका सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा लगा होता है। उसके अलावा स्टाइल बीच वाला पार्ट होता है, अंदर होता है आपका ओवरी। उसके साइड ऑन में आपको देखने मिलेंगे फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट का कनेक्शन देते हैं या बोल सकते हैं आपका बैलेंस करते हैं किसको, एंथर्स को। और ये पार्ट है आपका स्टेमन का, स्टेमन आपका मेल। तो ये आपने याद रखना है, ये फीमेल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अच्छा आगे आगे चले। अच्छा एक चीज और याद रखनी है आपने, एक चीज ये याद रखनी है आपने कि पीटल को एक कोरोला बोला जाता है, पेपर में पूछा गया था। पीटल को क्या बोला जाता है, जो पंखुड़ियां होती हैं आपकी, पीटल को कोरोला बोला जाता है। दूसरी बात है जो नीचे डंठल होता है, जिसको आपका सिपल बोला जाता है, उसी को दूसरा नाम है कैलिक्स। तो ये आपने याद रखना है, पेपर में पूछा गया इसलिए मैंने दूसरा नाम भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंडिया फेडरल सिस्टम रिलेटेड टू। तो इंडिया ने जो फेडरलिज्म सिस्टम लिया है, फेडरल सिस्टम लिया कनाडा से लिया है। एक्चुअल में भारत का जो क्वासी फेडरल है सिस्टम, जो है वो क्वासी फेडरल है। ये आपने याद रखना है। क्वासी फेडरल मतलब ये अर्धसंघीय है। अर्धसंघीय मतलब ये है कि ज्यादा पावर आपके सेंटर के अंदर होगी बजाय किसके, स्टेट्स के। तो ये आपने याद रखना है।
पढ़ लेते तो लिखा हुआ था फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इज गवर्नड इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द कंट्री ऑफ इंडिया इज आल्सो रेफर्ड टू एज द सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. द नेशन ऑफ द बेसिकली ये आपका सीक्वेंस में पूछा जाता है. सबसे पहले सोवरेन आता है, फिर सेक्युलर आता है, फिर आपका क्या आता है डेमोक्रेटिक आता है. तो SSDR ये आपने याद रखना है. SSDR पहले आपने याद रखना है कि पहला वो कौन सा है सोवेरियन है, फिर कौन सा सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. द नेशन इज बेसिकली वर्किंग अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज अडॉप्टेड ऑन द 26th of November 1949. द फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा. द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव यूनियन इज द प्रेसिडेंट. याद रखना हमारा जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है ऑफ द कंट्री इन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया. द रियल पॉलिटिकल एंड द वेल सोशल पावर रिसाइड इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. जो आपका डिफेक्टिव रूलर होता है वो कौन सा होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, हु इज टर्न हेड्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स. अकॉर्डिंग टू द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर विल एडवाइज एंड हेल्प द प्रेसिडेंट. बिल्कुल सही है. आइए बोलता है आपका कौन सा आर्टिकल 74(1) ये आपने याद रखना है. आगे लिखा द काउंसिल ऑफ मेंबर्स इज आंसरेबल टू द लोकसभा और द हाउस ऑफ द पीपल्स एज पर द फेडरल सिस्टम ऑफ द प्रिवेलिंग इंडिया. याद रखना कि जो हमारी काउंसिल होती है, जो मिनिस्ट्री होती है, जो कैबिनेट होती है, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो होती है लोकसभा के प्रति, जो लोअर हाउस होता है आपका. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्टेड टू चेंज द हाउएवर द चेंजेस कैन ओनली occur after the bill is passed with the majority of the votes in the parliamentary house. The legislative powers are shared between the state legislature and the parliament while the rest of the power are in the hands of the parliament. The federal system in India conveys that the president and the prime minister and the council of the minister vice president together form the union executive. तो ये हमारा देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रेम्बल है. वी द पीपल ऑफ इंडिया ये लिखा हुआ है हैविंग द सोलमली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू द सबसे पहला था सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो ये कुछ वर्ड्स थे जैसे सोशलिस्ट हो गया आपका वर्ड था. तो ये कब जोड़े गए थे आपका, तो ये आपका कौन सा था 42nd अमेंडमेंट था 1976 का, उसके थ्रू जोड़ा गया था. आप हिंदी में पढ़ सकते हैं यहाँ पे. उसके बाद जस्टिस आता है. जस्टिस हमने ले रखे हैं रशियन रेवोल्यूशन से रशियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से ले रखे हैं कि जस्टिस 3 तरीके का भारत करता है. सबसे पहला कौन सा है सोशल, फिर इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल. सबसे याद कर लेना SEP से मैंने याद करा. जस्टिस किस तरीके का, सोशल चाहिए, इकोनॉमिक चाहिए, पॉलिटिकल चाहिए, मतलब सामाजिक चाहिए, आर्थिक चाहिए और राजनीतिक चाहिए. तो जस्टिस हमने कहाँ से लिया है, तो रशियन रेवोल्यूशन या फिर रशियन बोल सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन से. लिबर्टी की अगर बात करें तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये 3 वर्ड जो हमने लिए. लिबर्टी जिसे बोला जाता है आपका क्या स्वतंत्रता, इक्वालिटी बोला जाता है समता को, और फ्रेटर्निटी बोला जाता है अखंडता को. तो लिखा हो ना लिबर्टी ऑफ द थॉट्स एक्सप्रेशन एंड बिलीफ फेथ एंड द वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी and to promote the among them all, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. तो ये 3 वर्ड्स हम ले रखे हैं आपका किससे फ्रेंच रेवोल्यूशन से 1789 to 1999 तक आपका जो चला था. In our constitution assembly this 26th of November 1949 do hereby adopt, enact and give to the ourselves this constitution. तो ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट चलते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच टू द रिस्पेक्ट टू सोर्सेज. ठीक है, विटामिन ए कैरेट है बिल्कुल, गाजर, और गाजर आंखों के लिए काफ़ी अच्छी होती है. विटामिन सी की बात करें टोमेटोज का एक सोर्स है, विटामिन सी इसमें होता है. विटामिन डी में लेमन नहीं होता. विटामिन सी का ही आपका क्या है लेमन एक अच्छा क्या सोर्सेज है. विटामिन डी के सोर्सेज आपके जैसे हरी गोभी, हरी सब्जियां वगैरह आ जाती हैं. तो आंसर जो बनेगा जो आपके सही है वो है फर्स्ट एंड सेकेंड. पढ़ लेते हैं. लिखा होता है विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन नेचुरल फूड्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल growth and the maintenance of the body. Vitamins help in the protecting our body against the diseases. Vitamin A, D, E, K are fat soluble when and vitamin B and C are the water soluble. Papaya, carrot and the mango are some sources of the vitamin A. The deficiency of vitamin A causes the night blindness. याद रखना विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है. ऑरेंज, लेमन एंड टोमेटो ये आपके गुड सोर्सेज हैं किसके, विटामिन सी के. द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी कॉजेज द स्कर्वी. याद रखना विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है. फिश लीवर ऑयल, ये याद रखना लीवर नहीं है, ये फिश लीवर ऑयल जो होता है आपका, उसकी बात हो रही है. एग, ये आपके अच्छे सोर्सेज होते हैं किसके, विटामिन डी के. और विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स और आपका ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं. बाकी मैं विटामिन के बारे में आपको बोल सकता है एक स्लाइड में बता चुका हूँ कि केमिकल नेम क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं. अच्छा नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज द विटामिन कंटेन द एंटीऑक्सीडेंट. 2 रखते हैं आपका, एक है विटामिन सी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को रखता है, दूसरा आपका विटामिन ई जैसे बोलते हैं आपका कौन सा, विटामिन ई को बोला जाता है ब्यूटी विटामिन. ये से बोला जाता है आपका कौन सा, टोकोफिरोल. तो ये आपने याद रखना है. तो आंसर बनेगा 2 and 4. पढ़ लेते हैं. तो विटामिन और ऑर्गेनिक कंपाउंड ये तो बता दिया था आपका, बता देते फैट सॉल्युबल आपके ADE के हैं, वाटर सॉल्युबल आपका BNC है. अच्छा विटामिन सी की अगर बात करें, विटामिन ई की बात करें, डेफिशिएंसी कॉज द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम. वेजिटेबल ऑयल सच एज द व्हीट ग्राम, सनफ्लावर, सेफ्लावर, corn and the soybean oil, nut such as the almonds and the peanut seeds such as the sunflower seeds,
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। विटामिन के की अगर बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आता है, इसको फाइलोक्विनोन भी बोला जाता है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज द स्पाइनच, एग यॉक, लीवर आर द सोर्सेज ऑफ द विटामिन के। विटामिन सी डेफिशिएंसी लीड टू स्कर्वी, और इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, ये आपने याद रखना है। मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी सी में होती है, इसलिए बोला जाता है फलों को अच्छी तरीके फलों को खाना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट मतलब होता है कि जो आपकी स्किन होती है वो हेल्दी रहती है। आदमी क्या होता है कि बुढ़ापा देरी से आता है, जवान स्किन रहती है, तो ये आप समझ सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के सोर्सेज हैं, लीवर एंड आर द सोर्स ऑफ द विटामिन सी, लीवर भी आपको प्रोड्यूस कर लेता है। नेक्स्ट है द ड्यूरेशन ऑफ द पंचायतीस। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने भी नहीं पढ़ा था अब तक। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, द ड्यूरेशन ऑफ पंचायतीस लिखा हुआ है फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट। जैसे आपका रिजल्ट अनाउंस होता है तब से लेकर आपका क्या होता है 5 साल का जो आपका क्या होता है पंचायती राज होता है, या पंचायत के जो चुनाव होते हैं 5 साल का कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। तो लिखा हुआ अनाउंसमेंट पे। दूसरा लिखा 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, कि जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन आएगा तब से आपका 5 साल आपके काउंट होते हैं। तीसरा लिखा 5 years फॉर द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग, कि जब आपके चुनाव हो जाते हैं, रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, फर्स्ट मीटिंग आपकी बैठती है तब से लेकर। और चौथा लिखा हुआ फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द लास्ट पंचायत, कि जब आपकी पहली पंचायत भंग हो जाती है उसके बाद आपका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। ये आपका लोकसभा के चुनाव में होता है, जैसे ही क्या होती है वहां पर पार्लियामेंट पहली मीटिंग रखती है आपकी, बोल सकते हैं आपकी फर्स्ट मीटिंग होती है, तो उसी तरीके से आपका कार्यकाल स्टार्ट होता है। उसी तरीके से पंचायत में भी होता है, जैसे ही आपकी फर्स्ट मीटिंग बैठेगी वैसे आपका 5वां जो आपका क्या 5 साल का कार्यकाल है उसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आंसर बनेगा फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। पढ़ लेते हैं। तो पंचायत राज सिस्टम है, पार्ट 9 में ही आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी डील विद द पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज वॉज कॉन्स्टिट्यूलाइज्ड थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 का आता है, और 24 अप्रैल वो दिन था जब इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। और 2010 से इसे हर साल भारत के मनाता है, पंचायती राज डे के नाम पे मनाता है। ऑल द सीट्स इन द पंचायत आर फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। याद रखना कि इसके लिए सीधे चुनाव होते हैं। आज भी पंचायत के पास 29 सब्जेक्ट्स में 29 विषयों पर पावर है। 29 विषयों पर क्या कर सकता है, वो अपने कानून बना सकता है। The chairperson of the each panchayat is elected according to the law passed by the states. Every panchayat can continue for a term of the 5 years from the date of its first meeting. It can be dissolved early in accordance with the state law. A panchayat reconstituted after the premature dissolution continues only for the remainder of the periods. But if the remainder of the period is less than the 6 month, it is not necessary to hold election. याद रखना कि 6 महीने के अंदर अंदर क्या करने होते हैं, चुनाव करवाने होते हैं। अगर किसी भी तरीके से पंचायत की हो जाती है आपकी, बोल सकते हैं आपकी डिसॉल्व हो जाती है। ऑल द पर्सन अबव द 21 years ऑफ द एज एंड क्वालिफाइड टू द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर क्वालिफाइड एज द मेंबर ऑफ। अच्छा, पंचायत में आपका मान लीजिए आपने बोल सकते हैं आपका प्रधान का चुनाव लड़ना है या आपने सरपंच का लड़ना है, तो आपकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, 21। वोटिंग एज कितनी, 18। अगर लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें 25, राज्यसभा की बात करें, विधान परिषद की बात करें 30, राष्ट्रपति की बात करें तो कितना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करें 35, राज्यपाल की बात करें 35। तो ये आपने याद रखना है। अगर पूछा जाता प्रधानमंत्री के लिए कितनी चाहिए, तो उसके लिए 25 ही चाहिए भाई, लोकसभा और उसके लिए विधानसभा के लिए। मुख्यमंत्री के लिए कितना है, इतना ही है 25। A state can authorize the panchayat to levy, collect and the appropriate taxes, duty and the tolls etc. Finance Commission is constituted for the every 5 years to review the financial position of the panchayat and make the recommendation. The state election commissioner is appointed by the governor. याद रखना कि आपका जो इलेक्शन, अगर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है तो वो कौन से चुनाव करवाता है आपके, तो वो कराता है आपके चुनाव, एक तो करवाता है किस चीज़ के, एक कराता है सेंटर के और एक कराता है आपके स्टेट के, जो आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं। अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की अगर मैं बात करूं तो ये कराता है आपके पंचायत के चुनाव, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन टू द पंचायत। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर देख ले पार्ट 9 द पंचायत आती है, 243 से 243 तक ये जाता है। 243 में डेफिनेशन है, ए में आपका ग्राम सभा है, बी में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत, फिर कंपोजिशन देखने को मिलेगी, डी में आपका रिजर्वेशन है, ई में ड्यूरेशन है, एफ में डिस्क्वालिफिकेशन है, जी में पावर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एच में आपका पावर टू इम्पोज द टैक्सेस एंड फंड्स की बात करता है, आई में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन आ जाता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन आ जाता है, जे में आपका ऑडिट है, के में आपका इलेक्शन है। जैसे मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, एक तो आप याद कर लेना, डी रिजर्वेशन पूछा जाता है, के आपका इलेक्शन पूछा जाता है, और आपका एल में आता है एप्लीकेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, एम में आता है पार्ट नॉट टू बी अप्लाई टू द सर्टेन एरियाज, एन में आता है कॉन्टिन्यूस ऑफ द एक्सिस्टेंट लॉज एंड द पंचायत, और ओ में आता है बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर। सब ज्यादा जो पूछा है डी और के पूछे जाते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन को अगर याद करना है तो डिस्क्वालिफिकेशन भी याद कर लो, एफ में आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो लिखा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये आता है आपका डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज का पार्ट है, और ये पार्ट 4 में आता है आपका। पार्ट 4 में मैंने बताया था कि
कि जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज आती है, उसमें क्या होता है कि वो नॉन जस्टिसेबल होती है, आप उनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब वहाँ पर क्या होता है कि राज्य पूरी तरीके से जो होता है कल्याणकारी जो आपकी नीतियाँ होती है वो पूरी तरीके से राज्य के हाथों में होती है। जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए अगर दिल्ली में आपकी क्या है मेट्रो है, तो उत्तराखंड के लोग चिल्लाएंगे नहीं कि हमें भी मेट्रो चाहिए। वो आपकी क्या होती है सिचुएशन के हिसाब से देखा जाता है। तो जितनी भी कल्याणकारी नीतियाँ होती है उनके लिए आप कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट के पास नहीं जा सकते। इसीलिए क्या होता है कि आपका जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव से क्या होती है यहाँ पे अलग होती है, ये आपने याद रखना है। आप जस्टिसेबल कौन से होते हैं आपके, तो होते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। आप अपने फंडामेंटल राइट्स के बचाव के लिए कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, उन्हें बोलते हैं जस्टिसेबल। और डीपीएसपी होते हैं नॉन जस्टिसेबल। नेक्स्ट आता नो पर्सन, तो पहला तो आपका गलत हो गया, तो बाकी सारे सही, तो मैं पढ़ लेता हूँ। नो पर्सन एक्यूज बाय एनी ऑफेंसेस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेसेस अगेंस्ट द हिमसेल्फ। नो पर्सन शैल बी प्रोटेक्टेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंसेस मोर देन द आर्टिकल 20। ये दोनों आपके पार्ट है आर्टिकल 20 के, ऑफेंसेस से रिलेटेड। ये आपका तब भी नहीं हटता जब आपका नेशनल इमरजेंसी भी लग जाती है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये आपके ऐसे दो आर्टिकल है, बाकी आपके जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे आपके वैनिश हो सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। पर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 आपका राइट टू लाइफ है और आपके ऑफेंसेस से रिलेटेड आर्टिकल 20 है, तो ये आपके कभी भी क्या नहीं होते, एबोलिश नहीं होते। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड द डिटेंशन इन द सर्टेन एरियाज, ये भी आपका सही है। तो पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव कम्स अंडर द आर्टिकल 50, जो आपका डीपीएसपी का पार्ट मैंने बताया था पार्ट 4 में आता है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 21 में बताया था ऑफेंस रिलेटेड है, इसके आपके सब क्लॉजेस है। थर्ड में आपको देखने मिलता है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट द हिमसेल्फ, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 टू 22 तक चलता है। 22 का आपका क्लॉज 2 में आता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंसेस मोर देन द वंस। याद रखना किसी भी व्यक्ति को एक ही बोल सकते हैं, अगर उसे किसी एक गुनाह के लिए एक बार सजा दी जा चुकी है तो आप उसे बार बार सजा नहीं दे सकते। ये आपका आर्टिकल 20 का सब क्लॉज आपका 2 बोलता है। आर्टिकल 22 की अगर बात करें तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन एरियाज, ये आपका आ जाता है। पार्ट 3 में अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जिसमें आपका 12 में डेफिनेशन आता है, 30 में आपका लो इनकंसिस्टेंट विद द डेरोगेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आता है। राइट टू इक्वालिटी आता है आपका आर्टिकल 14 में, जिसमें आपका आर्टिकल 40 में इक्वालिटी बिफोर लॉ आ जाता है। 15 में प्रोविजंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और द प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। 18 में एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल्स आ जाता है। राइट टू फ्रीडम की अगर बात करें 19 में प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। 20 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस। 21 तो ये आपने याद रखना है, ये नहीं होते आपके नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी एवोल्यूशन नहीं हो सकते, केवल 2, बाकी सारे हो सकते हैं। 20 में आता है, 21 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। 21A में आता है राइट टू एजुकेशन। 22 में आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस। उसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है 23, 24 आप पढ़ लेना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है 25, 26, 27, 28। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं आपके माइनॉरिटीज के लिए 29, 30 और 31 आपका रिपेल्ड है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सेविंग ऑफ द सर्टेन लॉ 31A, B, C, D इस तरीके से आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आपकी हैं, जिनको यानी कि बाबा साहिब ने, अम्बेडकर जी ने क्या बोला था कि आपका क्या है कि ये आपके क्या है, बोल सकते हैं हाँ हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आप याद कर सकते हैं आर्टिकल 32। तो रेमेडीज ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट्स। फिर 33 आता है आपका, 34 आता है, 35 तो ये आप याद कर लेना। 32 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका डीपीएस भी आती है, तो आपकी कहाँ से कहाँ तक जाती है, 51 तक जाती है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है ना। इसमें से एक आता है आपका 41, ये गलत मत कर देना क्योंकि राइट टू वर्क है, ये आपका 41 है, ये डीपीएसपी में आता है, ना कि आपका फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो अगर पूछा जाता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन केसेस, तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है बल्कि आपका डीपीएसपी है। और आपका एक 39 आता है इक्वल जस्टिस इन द फ्री लीगल एक्ट्स। तो ये दोनों पार्ट्स हैं आपके, ये याद रखना, ये आपका ईपीएफओ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्टिकल 39 आपका सर्टेन प्रिंसिपल पॉलिसीज टू द ये जो आपकी प्रिंसिपल पॉलिसीज हैं स्टेट्स की लेबर लॉ से रिलेटेड 39 उस 39 आर्टिकल 39 के अंतर्गत ही आता है। और दूसरा राइट टू वर्क जो आपका आता है, जो आपके क्या होते हैं बोल सकते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट के जो आपके राइट्स होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 41 के अंतर्गत। तो ये दोनों आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ। तो देखा इट इज अ टेम्पररी इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है, टेम्पररी नहीं है आपकी, परमानेंट है। इट वॉज प्रिसीडेड बाय द संघाई 5 मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है। पहले 5 देश थे, उसके बाद आपके कई सारे जुड़े, 2001 में आपका एससीओ क्या हो गया, तो फॉर्म्ड हो गया था। फिर लिखा हुआ है आपका कौन सा क्या लिखा हुआ है, सही कौन सा है, हाँ यही है, इट वॉज प्रिसीडेड बाय द संघाई मैकेनिज्म, ठीक है। फिर लिखा हुआ था एससीओ ऑफिशियल लैंग्वेज आर द रशियन एंड द इंग्लिश, इंग्लिश नहीं है, मैंडरिन है,
कौन से? मैंडरिन। मैंडरिन चाइनीज को बोला जाता है, आप इतना याद कर लेना। तो जो शुरुआत में जो दो देश थे जिन्होंने एससीओ का फॉर्मेशन किया था वो रशिया और कौन थे? आपके चाइना थे। तो उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को यहाँ पे लिया था रशियन और मैंडरिन, आप याद रखेंगे। इट कंप्राइज 10 मेंबर स्टेट, तो 10 नहीं है आपके, ये भी गलत है, ये भी नहीं है, इसके 8 देश हैं। और भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके पार्ट बने। 2017 में इंडिया और आपका जो पाकिस्तान था वो इसके पार्ट बन गए थे, ये आपने याद रखना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। Its creation was announced on the 15th of June 2000 in the Shanghai, China, by the Republic of the Kazakhstan, Republic of China, Kyrgyz Republic, and the Russian Federation, Republic of Tajikistan, and Republic of Uzbekistan. आपको यहाँ पे एक देश देखने को नहीं मिल रहा होगा, वो देश कौन सा होगा? वो होगा आपका तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, बाकी सारे जितने भी मिडिल एशियन नेशन है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगले, इट वॉज प्रेसिडेड बाय द संघाई 5 मैकेनिज्म। अब बता दूंगा मैं कहाँ पर आपको जुड़ा था। द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर वाज साइंड ड्यूरिंग द सेंट पीटर्सबर्ग, ये आपका रशिया में, एससीओ हेड्स ऑफ द स्टेट मीटिंग इन द जून 2002। entered into the force on the 19 September 2003। ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन एंड चाइनीज। चाइनीज को मैंडरिन बोला जाता है, ये आपने याद रखना है। इट्स मेन गोल्स इज स्ट्रेंथनिंग द म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग द मेंबर स्टेट्स। एससीओ के भी 8 मेंबर है। आपका रिपब्लिक ऑफ इंडिया आ जाता है, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान आपके क्या इसके आपके मेंबर कंट्रीज है। तो मैंने अभी बताया था कि इसका जो फॉर्मेशन होता है 15 ऑफ जून 2001, याद रखना आपका सेंट पीटर्सबर्ग जो आपका चार्टर था उसके थ्रू आपका ये बन के आया था। इसके सेक्रेटरी जनरल अभी जो भविष्य बोल सकते हैं आपके वर्तमान में, उनका नाम है व्लादिमीर नोरोव और हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना में आपका इसको देखने को मिलेगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये पूरी क्रोनोलॉजी है कि माइलस्टोन क्या था कि 1996 में फाउंडेशन ऑफ द शंघाई 5 आपका जो था वो आता। 1999 में क्या होता कि काउंटर बॉर्डर क्रिमिनलिटी को ज्वाइन कर दिया गया था बिश्केक ग्रुप को। 2001 में उज्बेकिस्तान इसके साथ जुड़ता है। उससे पहले 5 देश थे। 2001 में आपका उज्बेकिस्तान जुड़ता है, ये आपने याद रखना है। और 2017 में आपके 2 और कंट्री जुड़ती है जिनमें इंडिया और पाकिस्तान रहते हैं। तो याद रखना उज्बेकिस्तान बाद में जुड़ा था। बाकी आपके देखो, और ईरान तो छोड़ दो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। तो उनमें बता देता हूँ मैं 5 कौन कौन से जिन्हें शंघाई 5 बोला जाता था, या तो उसमें रशिया था, कजाकिस्तान था, चाइना था, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान था, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान 2001 में और भारत, याद रखना भारत और पाकिस्तान 2017 में इससे जुड़े। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आरसीईपी? रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक प्रोसीजर बोलते हैं शायद से। तो भारत ने इसे ज्वाइन नहीं किया था। आरसीईपी इस तरीके का आपका क्या था, ट्रेड एग्रीमेंट था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था कि जितने भी आपके क्या है आसियान कंट्रीज है उसके जो ऑब्जर्वर कंट्रीज है, आसियान में आपकी 10 कंट्रीज, ये एग्रीमेंट था। तो आसियान है ना, तो आसियान की जो आपके क्या देश है उनके साथ आपका क्या होता है, फ्री एग्रीमेंट होता है। पर उसमें क्या होता है, एक तो आसियान आ जाता है, एक आसियान के साथ आपका क्या आ जाता है, आसियान के साथ आपका आसियान +3 आ जाता है, और फिर आ जाता है आसियान +6 आ जाता है, जिसका पार्ट भारत भी है। 6 का पार्ट है भारत, 3 का नहीं है। 3 में आपका चाइना आ जाता है, साउथ कोरिया आ जाता है, और कौन आ जाता है, जापान आ जाता है। 6 में आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भारत आ जाता है। उसके बाद आसियान एक आपका कौन आ जाता है, आसियान 8 आ जाता है, +8, जिसमें आपके 2 और कंट्रीज रशिया और यूएसए जुड़ जाते हैं। तो भारत ने क्या किया था कि भारत को काफ़ी ज़्यादा था कि क्या कर सकता है, चाइना क्या कर सकता है, डंप कर सकता है अपने माल को भारत में, इसलिए उसने आपका आरसीईपी को क्या नहीं किया था, साइन नहीं किया था। और भारत की जो स्ट्रैटेजी है बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के आपकी देखो, अगर आसियान +6 को यहाँ तक देखें, आसियान +8 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आसियान +6 तक देखें तो 16 कंट्रीज है। आरसीईपी जो साइन हुआ है वो 15 देशों के बीच में, जिसमें आपका भारत नहीं है। तो भारत की कोशिश है कि वो चाइना को छोड़ के सभी देशों के साथ क्या कर दे, इंडिविजुअल में क्या कर दे, आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दे। तो पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है द रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, सॉरी मैंने प्रोसेस बोल दिया था, प्रोग्रेस बोल दिया था। तो आरसीईपी की फुल फॉर्म द रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इट इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिवाइस टू कंसिस्ट द 15 कंट्रीज अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन टू ड्रॉप टैरिफ्स एंड द ड्यूटीज बिटवीन द मेंबर्स टू हैव अ फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज बिटवीन देम। तो जब मैंने आपको बताया कि आयात और निर्यात में जो भी चीजें होंगी उनमें क्या नहीं लगेगा, आपका टैरिफ्स नहीं लगेंगे और ड्यूटीज नहीं लगेंगी। मतलब कैसा होगा, आपका क्या लगेगा, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा देख लेते हैं कंपोजिशन क्या था। तो आसियान की अगर बात करें तो आसियान की आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोला जाता है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपका साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का, जिसमें आपका ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये बिल्कुल आपके यहाँ पे लगते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपका कौन सा, म्यांमार है। यहाँ पर आप देखेंगे थाईलैंड है, यहाँ पे लाओस है, यहाँ पे वियतनाम है। फिर यहाँ पे चलेंगे कंबोडिया, उसके बाद मलेशिया, उसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिर फिलीपींस, ये कुछ देश हैं। इसके कुछ आपके पार्टनर्स में जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आ जाते हैं। आसियान +6 मैंने बोला था ना, पर भारत पार्ट नहीं था किसका, आरसीईपी का। तो ये चाहता आपका 15 देशों के लिए। याद रखना इंडिया ऑल्सो आसियान एफटीए पार्टनर ऑप्टेड आउट फ्रॉम द आरसीईपी इन द नवंबर 2019। तो ये आपने याद रखना है। फॉर्म्ड कब हुआ था आसियान, तो 8 ऑफ अगस्त 1967 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको जो ब्लू कलर में दिख रहा है ना, तो ये आपकी कौन सी आसियान कंट्रीज है। बात समझ में आ गई। उसके अब अगर आप देखेंगे जो आपको बैंगनी कलर में, वायलेट कलर में दिख रही है, ये आसियान +3 का पार्ट है। +3 का पार्ट कौन कौन है? चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया। +6 की अगर बात करें तो 3 और कंट्रीज जुड़ जाती है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो अगर पूछा जाएगा आरसीईपी कितने देशों का है, तो ये 15 देशों ने साइन किया है, भारत ने साइन नहीं किया था। नेक्स्ट चलते हैं, विद रेफरेंस टू द मिशन सागर इट विल असिस्ट आइलैंड नेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये आपको वेस्टर्न इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। भारत ने वहाँ पे मदद की है, खाना वगैरह, दवाइयाँ वगैरह पहुँचाई है। तो लिखा हुआ है लॉन्च इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंटल आउटरीच इनिशिएटिव टुवर्ड द 5 आइलैंड नेशन इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन amidst the ongoing COVID-19. So option 2 is the correct. INS केसरी गया था, has departed toward the Maldives, Mauritius, Seychelles, Madagascar and the Comoros to provide the food items, COVID-related medicines, including the HCQ tablets and the hydroxychloroquine, जो आपके मलेरिया के लिए यूज होती है ना, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो आपकी टैबलेट है उसे इस्तेमाल किया जाता है, एंड द स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन विद द मेडिकल असिस्टेंस टीम. It would enter the port of the Malé in the Republic of the Maldives to provide them the 600 tons of the foods. The deployment of the consonance with the Prime Minister vision of the security and the growth of the all in the region Sagar promulgated in the March 2015. तो यहाँ पे आपको पड़ता है, देखो ये भारत, उसके बाद श्रीलंका, मालदीव्स, सेशेल्स, कॉमरोस, मेडागास्कर और मॉरिशस. अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक आपका इंडियन ओशन कमीशन, तो उसमें कुछ देश आते हैं आपके, सॉरी उसमें कुछ आपके आइलैंड्स कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे सेशल्स आ जाता है, यूनियन ऑफ कॉमरोस आ जाता है, मॉरिशस आता है, लायूरियन आयरलैंड आ जाता है, आई थिंक ये फ्रांस का है, और मेडागास्कर आ जाता है. तो भारत का क्या ऑब्जर्वर कंट्री में बता देता हूँ. तो ये आपका कौन सा, ये आपका शायद से कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ है जहाँ तक मुझे लग रहा है. तो ये याद रखना, इंडियन ओशन कमीशन इसे बोला जाता है, कमीशन है. तो ये 1982 में बना था आपका. सेशल्स हुआ था, फिर कॉमरोस आइलैंड जुड़ा था, मॉरिशस जुड़ा है, उसके अलावा मेडागास्कर, फिर उसके बाद ला यूरियन आइलैंड जो आपका फ्रांस का है वो जुड़ा था. 2016 में इसके ऑब्जर्वर कंट्री बना था चाइना. 2017 में आपका जो यूरोपियन यूनियन है वो बना था, यहाँ पे याद कर सकते हैं. और 2020 में आपका इंडिया और जापान जैसे आपके क्या थे देश थे, वो इसके क्या बने थे, पार्ट बने थे. ये आपने याद रखना है, ऑब्जर्वर कंट्री बनी थी. तो इंडियन ओशन कमीशन की बात करें 1982 में ये आपका फाउंड हुआ था पोर्ट लुइस, मॉरिशस में. ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच, और इतना आपने याद रखना है. और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है आपके, वेलायुदोम मारिमाउटू. तो ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना. तो पहला ही गलत है, डिपार्टमेंट ऑफ द केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स. ये आता है आपका फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत, फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत. बाकी गलत है, बाकी आपके सारे सही हैं. तो पढ़ लेते हैं. देखो लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. It is a campaign to provide the quality medicine at affordable prices to the masses. It is done through a special center known as the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Kendra. Bureau of the Pharma, PSU of the India, BPPI, is the implementing agency of the BJP. The scheme creates awareness about the generic medicines through the education and publicity. याद रखना, generic medicines होती हैं जो सस्ते में आपको मिल जाती हैं, ठीक है. आपका जो सॉल्ट होता है, कंटेंट होता है, सेम होता है. जो आपकी जो होती हैं, आपकी जो नामी गिरामी जो कंपनियां होती हैं, सेम सॉल्ट होता है, पर क्या होती है, इनकी जो रेट होता है काफ़ी ज़्यादा लो होता है. इट इन्वॉल्व द गवर्नमेंट, PSU, प्राइवेट सेक्टर, NGO, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बॉडीज एंड द अदर इंस्टीट्यूशन. सो द स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट. ब्यूरो ऑफ द फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द इंडिया, इसे BPPI को बोला जाता है, BPPI को. स्टेबलाइज्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद द सपोर्ट ऑफ द ऑल द CPUs. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द डिपॉजिट इंश्योरेंस द क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC. द डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर ऑफ द बाय द DICGC इज द 5 लाख. रिसेंटली बिल्कुल सही है. द कॉर्पोरेशन कवर्स ओनली बाय द कमर्शियल बैंक. नहीं, कमर्शियल हो सकते हैं आपके कोई से बैंक्स हो सकते हैं, सिर्फ किनको छोड़कर, जो आपके क्या है से कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको छोड़कर. तो आंसर जो बनेगा वो फर्स्ट आपका सही है. तो लिखा हुआ है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस द क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इट इज set up by the government under the RBI to protect the depositor if a bank fails. It provides the insurance protection to the depositor money by the receiving a premium. It charges 10 paise per 100 rupees of the deposit held by the bank. The premium is paid by the bank and not passed on the depositor. The depositor insurance cover is revised to 5 lakh in the February 2020. हुआ क्या था कि उस टाइम पे क्या होता है कि आपके कई सारे बैंक क्या हो गए थे, आपके बोल सकते बैंकरफ्टी हो गई थी, आपके डूब गए थे. तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी बैंक में, मान लीजिए कोई ABC नाम का कोई बैंक है, आपके उसमें 5 करोड़ रुपए, और वो बैंक डूब गया है, दिवाला निकल गया उसका बाहर, तो गए आपके 5 करोड़ रुपए.
मतलब 5 करोड़ की जगह अब सिर्फ आपको 2020 के बाद से आपको केवल 5 लाख तक ही रुपए वापस मिलेगा। आपकी बात समझ में आई? तो किसी भी बैंक में बहुत ज़्यादा रकम नहीं रखनी चाहिए, खासकर जो आपके छोटे बैंक होती हैं। जैसे कुछ बैंक सी जिनको यानी कि भारत सरकार ने बोला कि ये आपके डूब ही नहीं सकते कभी, जैसे एसबीआई था, एचडीएफसी बैंक था, तो ये सारे बैंक आए थे जहां पर आप लगा सकते हैं पैसे। पर अगर छोटे बैंक है तो वहां पे आपको ज़्यादा रकम नहीं रखनी चाहिए। ये साफ तौर पर ये एक्ट आपको बताता है कि आप चाहे कितनी भी बड़ी रकम रख दो, मिलेगा केवल आपको 5 लाख तक का ही इंश्योरेंस। उसके अलावा सारे पैसे गए आपके पानी में, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना? ये अभी चेंज हुआ था, ये 1 लाख था पहले, तो 1 लाख था 1993 से, अभी जाके 5 लाख हुआ है। तो किसी भी बैंक में आप कोशिश करें कि 5 लाख से ज़्यादा रुपए ना रखें, 5, 6, 7 लाख इस तरीके से रखें, इससे ज़्यादा रखें। तो लिखा हुआ DICGC कवर्स ऑल द कमर्शियल एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स। याद रखना इसमें सारे कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, पर कौन से कोऑपरेटिव नहीं आते, तो उसमें प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक्स आपके इंक्लूड नहीं होते। अच्छा, कौन से होते हैं भाई? तो मेघालय, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली, इसके आपके सारे इंक्लूडेड हैं। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो लिखा हुआ है एन एपिफाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लांट विदाउट हार्मिंग इट। बिल्कुल सही है कि जो आपके एपिफाइट्स प्लांट्स होते हैं वो क्या होता है, किसी भी दूसरा जो आपका प्लांट होता है उसमें क्या करते हैं, तो उसी के सर्फेस पर ग्रो कर देते हैं और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। पहला सही है। एन एपिफाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज इन द वाटर ऑफ द हाई सैलिनिटी। तो हाई सैलिनिटी वाले वहाँ पर नहीं होते, हाई सैलिनिटी जैसे आपका जैसे सुंदरवन डेल्टा है, तो वहाँ पर क्या होते हैं आपके सुंदरी वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो वो होते हैं आपके हाईली सैलाइन, जिनमें आपके न्यूमेटो फॉरेस्ट के पाए जाते हैं, रूट्स पाए जाते हैं। तो ये होते हैं आपके कौन से, इन्हें बोला जाता है आपका हेलोफाइट्स। क्या बोला जाता है? हेलोफाइट, ना कि एपिफाइट्स। तो ये आपका गलत हो जाता है। एक्वेटिक प्लांट दैट ग्रो और नियर द वाटर आर कॉल्ड द मैक्रोफाइट्स। बिल्कुल सही है। जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, पानी के ऊपर या सतह पर, तो उन्हें मैक्रोफाइट्स बोला जाता है। प्लांट दैट ग्रो इन द वाटर ऑफ द हाई सैलिनिटी। यहाँ पर सही है, देखो ऊपर उसने बोला था कि हाई सैलिनिटी वाले जो वाटर होता है वहाँ पे एपिफाइट्स होते हैं, नहीं गलत है, वहाँ पे हेलोफाइट्स होते हैं। हेलो को याद रख लेना, हेलाइन से, हेलाइन सलाइन से याद कर लेना। तो ये होते हैं आपके देखो एपिफाइट्स। किसी भी देखो, ये आपका क्या था, कोई वृक्ष था, आपका कोई पेड़ था, उसमें ये आपका अलग से कोई पौधा लग गया, तो इन्हें क्यों बोला जाता है? एपिफाइट्स बोला जाता है। बात समझ में आ गई? एक होता है आपके लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स होते हैं जब चट्टानों पर आपके क्या होते हैं, कुछ आपके पौधे वगैरह उग जाते हैं। उसके बाद मैंने होता है मैक्रोफाइट्स। मैक्रोफाइट्स होते हैं कि पानी के ऊपर जो आपके जैसे कमल का फूल हो गया या कुछ भी आपका होता है, तो अगर वो पानी के ऊपर उग रहे हैं तो वो आपके मैक्रोफाइट्स हैं। और आपके हेलोफाइट्स होते हैं जो आपके क्या होते हैं, ऐसे पानी में उगते हैं जहां पर क्या होता है कि पानी काफी ज्यादा सलाइन होता है, बोल सकते हैं आप, खारा होता है। तो ये आपका सार्थक हमने क्वेश्चन कर लिया, पार्ट फर्स्ट है, इसको आप कंटिन्यू रखेंगे। और इसका जो पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, उससे क्या होगा, जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। उसके लिए और नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। हम फेसबुक पे भी हैं, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे भी आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।